Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न डार्क रिएक्शन होगा। हम इस टॉपिक की तरफ मूव करें उससे पहले जो फोटोसिंथेसिस का एक प्राइम सेंट्रल पार्ट है, एक उसका जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है बेटे, वो मैं आपसे एक बार फिर शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए। बेटे हमने ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमेना आता है जिसमें कोई भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करता है। ये दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अंदर यूज होने वाले रिएक्टेंट हैं। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो इस फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में इस्तेमाल होंगे, जो दो रिएक्शंस हैं उन दोनों में ये दोनों रिएक्टेंट इस्तेमाल होंगे और एज अ रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक होगी ऑक्सीजन और एक होगा ग्लूकोज। अब फिनोमेना बेटा ये है कि प्लांट इस एक्चुअली में बनने वाली ग्लूकोज को बनाने के लिए फिनोमेना करते हैं, लेकिन ये जो साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है ये एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके होने से फायदा है लेकिन ना होने से प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। हमने ये देखा था बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एक साथ अटैच नहीं होती, दोनों एक साथ एक ही फिनोमेना में इन्वॉल्व नहीं होती और ना ही कभी कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्रोडक्ट बनाती है, ना ही वाटर ये दोनों प्रोडक्ट बनाता है, बल्कि इनमें से एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएगा और सेकेंड रिएक्टेंट सेकेंड प्रोडक्ट बनाएगा। अब वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को चेंज करवाएगा किसी भी फिनोमेना में जिससे वो ग्लूकोज बनेगी और वाटर जो है ये खुद में चेंज लाएगा और वो बनाएगा ऑक्सीजन। हमने इसका पहला स्टेप देख लिया था। हमने ये देखा कि किस तरह से वाटर चेंज होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद, हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन में चेंज होता है। ये हमने पढ़ा था। ये आप कंसिडर करें बेटा फोटोसिंथेसिस का सर्कल है। इस सर्कल का पहला पार्ट है जी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ये पहला इस सर्कल का पार्ट है बेटा। लाइट रिएक्शन के अंदर आपको बेटा ये बताया गया था कि वाटर जो है वो यूज होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी। द मेन थिंग इस रिएक्शन के अंदर जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द एटीपी और दूसरा है जी NADPH। ये दोनों ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। एटीपी एनर्जी स्टोर करता है फॉस्फेट बॉन्ड्स के अंदर, NADPH ये हाइड्रोजन आयंस को सप्लाई करता है, ये एनर्जी का भी रोल प्ले करता है। लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये बनते लाइट रिएक्शन में है लेकिन इस्तेमाल कभी भी लाइट रिएक्शन में नहीं होंगे। ये फोटोसिंथेसिस के उस सेकंड फिनोमेना में इस्तेमाल होंगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा। तो कुल मिलाकर बेटे बात ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना है अगर आप उसे डिवाइड करते हैं तो उसके दो मेन फेजेस बनते हैं। लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल होती है, वाटर यूज होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होगी। ये जो चेंजेस आपको मैंने अभी बताए ये सारे के सारे लाइट रिएक्शन के अंदर होते हैं और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लाइट रिएक्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिस्कशन की। मैंने आपको बताया कि सनलाइट डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे फॉल करती है, उसके अंदर जो एटम्स हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं, अपने लोअर एनर्जी लेवल से वो हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं और जब वो दोबारा रीबाउंस होते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है जिसे इस्तेमाल करके एटीपी और NADPH बना दिए जाते हैं। और ये जो मुकम्मल साइक्लिक फिनोमेना था जो मैंने आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना और उनसे एनर्जी का रिमूव होकर एटीपी बनाना, इसे बेटे मैंने कहा था कि ये जी स्कीम भी कहलाती है। अब बेटा हम देखेंगे इसका सेकंड फिनोमेना विच इज नेम एज द डार्क रिएक्शन, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। अब इस फिनोमेना को शुरू करवाऊं उससे पहले एक पॉइंट और समझ लें बेटा। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट को इस्तेमाल नहीं करता जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है। डार्क रिएक्शन के अंदर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जो पहले रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को सेकेंड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या क्या है? एटीपी और NADPH।
ये दो प्रोडक्ट पहले लाइट रिएक्शन में बने थे, उन्हें इस डार्क रिएक्शन को दे दिया जाएगा। ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि रिएक्टेंट्स में से सेकंड रिएक्टेंट है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी और ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। इस ग्लूकोज को बनने के लिए इन दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर अगेन बात आपको बता रहा हूं बेटा, ये है कि लाइट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट एंड एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, यहां पर भी उन दोनों में से एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ही इन्वॉल्व होगा इस डार्क रिएक्शन के अंदर। अब हम आज के टॉपिक में कंप्लीट इस डार्क रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में एंटर हुई और कैसे उस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई। ये मुकम्मल फिनोमेना अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। डार्क रिएक्शन का फिनोमेना बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन और उनके कुलीग्स, मेल्विन कैल्विन और उनके कुलीग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया और इन्हें 61 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था फोटोसिंथेसिस के अंदर इस फिनोमेना को डिस्कवर करने के लिए। अब बेटा, चूंकि डार्क रिएक्शन है, नाम से ही क्लियर है कि जी लाइट इन्वॉल्व नहीं है, लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है? क्या यहां पर एटम से इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन नहीं होती? तो आंसर है बेटा, नहीं होती। यहां पर फिनोमेना क्या है, इस मुकम्मल साइकिल को मैंने आपके सामने एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करके दिखा दिया। अब हम इस सर्कल को वन बाय वन करके फिल करेंगे। होता यह है बेटा कि प्लांट्स के पास सबसे पहले एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद होता है। ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल प्लांट ने खुद ब खुद पहले से बना रखा है। अब ये कहां से आया? प्लांट्स में बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं बेटा, ये उन्हीं फिनोमेनाज में से एक फिनोमेना के अंदर बना है बेटा 5 कार्बन कंपाउंड। ये एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जो प्लांट्स के पास बेटा पहले से मौजूद है। अब बेटा, इसके आपकी बुक के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, साइड पे यहां पर 3 भी लिखा होगा, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर इन्वॉल्व हैं। मैं यहां पर वो 3 नहीं लिख रहा, हम डायरेक्टली पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इस 5 कार्बन कंपाउंड को एक और कार्बन कंपाउंड के साथ जोड़ा जाता है, विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसे कंबाइन किया गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा जो रिएक्शन के स्टार्ट में इन्वॉल्व है। तो यहां पर ये 5 कार्बन कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक कार्बन है, CO2 में एक कार्बन है बेटा। अब यहां पर ये जो कार्बन है ये इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा, मतलब इस तरह से यूटिलाइज होगा कि ऑक्सीजन की रिमूवल होकर कार्बन का ये जो एक कार्बन है ये इन 5 कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। फिनोमेना यूं होगा बेटा कि ये 5 कार्बन कंपाउंड यहां पर इस तरह से आगे मूव कर रहा है और उसके साथ अटैचमेंट करेगा ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड। 5 कार्बन और एक और कार्बन आ गई, 6 कार्बन हो गए और अब ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है बेटा। दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड अब 6 कार्बन कंपाउंड में बदल चुका है। अब बेटा ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, आप इमेजिन करें कि इसमें ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा ये जो 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है ये हाईली अनस्टेबल है। इसमें ये जो कार्बन्स के दरमियान चेन्स हैं ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली एनर्जी वाली है। तो क्या होगा, ये सेंटर से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा और एज अ रिजल्टेंट 3 कार्बन एक साइड पर और 3 कार्बन दूसरी साइड पर। बात फिर रिपीट करता हूं, 3 कार्बन कंपाउंड, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है हाईली अनस्टेबल है, जिसके ब्रेक करने से 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स अलग हुए। तो इस 6 कार्बन के ब्रेक करने से एक 3 कार्बन कंपाउंड ये बना और एक 3 कार्बन कंपाउंड ये बना। तो ये 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड इसके बेटा ब्रेक करने से बने। चलें जी, ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया। अब बेटा ये 6 कार्बन कंपाउंड से ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बने, इनमें से एक 3 कार्बन कंपाउंड को सेपरेट कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? इस 3 कार्बन कंपाउंड को सेपरेट करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है और इस 3 कार्बन कंपाउंड को फर्दर प्रोसेस करने के बाद
वो मॉलिक्यूल बनाया जाता है, उस सब्सटेंस की फॉर्मेशन की जाती है जिसके लिए मुकम्मल रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है बेटा। अब वो क्या है? वो है जी ग्लूकोज। आपको यहां पर एक पॉइंट बताता चलो, बुक में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर सेपरेशन हुई है 3 कार्बन वाले, यानी कि C3 की। C3 को C6 में चेंज करवाने के लिए भी एक फिनोमेना होता है बेटा। अब यहां पर एक 3 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बना चुका है, रिमेनिंग बच गया ये 3 कार्बन कंपाउंड। इस 3 कार्बन कंपाउंड को भी 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है, ये भी 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा। और ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है दैट इज फर्दर चेंज्ड इनटू द 5 कार्बन कंपाउंड, उसे 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर बेटा चेंज कर दिया जाता है। और ये साइकिल जो है, ये जो फिनोमेना है, ये चलता रहता है। अब यहां पर बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। एक पॉइंट रह गया कि ना तो मैंने इस पूरे रिएक्शन में ATP का जिक्र किया, ना ही इस पूरे रिएक्शन में मैंने NADPH का जिक्र किया, तो वो कहां पर गए? दरअसल बेटा जिस वक्त 6 कार्बन कंपाउंड से ऑनवर्ड जब रिएक्शन चल रहा होता है, ब्रेकिंग इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड्स, फिर 3 कार्बन कंपाउंड्स का कार्बोहाइड्रेट और उससे ग्लूकोज बनाना, फिर उस रिमेनिंग 3 कार्बन कंपाउंड का फर्दर आगे मूव करना, इन सभी स्टेप्स के अंदर ATP का इस्तेमाल होता है बेटा। तो यहां पर मैं उसे एक स्टार से मार्क कर देता हूं, जिससे आपको यह बात समझ आ जाएगी कि इस हर रिएक्शन में ATP इस्तेमाल होती है बेटा, एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो कंपाउंड्स हैं उनका एक दूसरे में चेंज होना एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं हो पा सकता बेटा। अब यहां पर एक आखिरी बात बेटा कि NADPH ये वाला, इसकी ऑक्सीडाइजेशन की जाती है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव करके उसे यहां पर कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं बेटा। और रिमेनिंग जो बचता है NADP, ये एक कंपाउंड ये बच गया, और ATP जिससे एनर्जी रिलीज हुई वो बन गई ADP। ADP और NADP इन दोनों को दोबारा से लाइट रिएक्शन को दे दिया जाएगा कि जी आप इसमें एनर्जी फिल करें, हम अगले रिएक्शन में फिर से आपसे ये दोनों चीजें वापस ले लेंगे। तो ये फिनोमेना चलता रहता है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर जो रिमेनिंग रेजिड्यूज बनेंगे लाइक ADP NADP, उन्हें दोबारा से लाइट रिएक्शन को दे दिया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग, ताकि वो दोबारा उसमें एनर्जी ऐड करें और उसे फर्दर दोबारा से डार्क रिएक्शन में यूज किया जाए। तो बेटा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट फिनोमेना आपके सामने मैंने डिस्क्राइब कर दिया बेटा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेटा जी रोल ऑफ सनलाइट। वैसे तो बुक में टॉपिक लिखा है जी व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने उसके 2 पार्ट्स बना लिए हैं। हम पहले पार्ट में ये देख रहे हैं कि रोल ऑफ सनलाइट क्या है, कि सनलाइट का होना प्लांट्स के लिए कितना फायदेमंद है, फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी है, क्या है भी कि नहीं है, और अगर है तो हम इस टॉपिक के अंदर उसे एक्सप्लेन करेंगे। बेटा आप ये बात तो यहां पर भी समझ रहे हैं कि लाइट रिएक्शन जैसा कि उसके नाम से क्लियर है कि जी लाइट है, लाइट की इन्वॉल्वमेंट है, तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से लाइट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो फिनोमेना के अंदर इस्तेमाल होगा। बेटा लाइट किसी भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए। इनिशिएट तब होगी जब लाइट प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचेगी जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है ना, अगर एक रिएक्शन, एक फिनोमेना किसी एक रूम के अंदर परफॉर्म हो रहा है, फैक्ट्री के किसी रूम में हो रहा है, जब तक उसके पास रिएक्टेंट पहुंचेगा ही नहीं तो वो उसे इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना ही नहीं सकेगा। तो लाइट का उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। और फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन लीफ की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं, और उन क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पे जो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की जो सरफेस है जिसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, वहां तक पहुंचना जरूरी है। आप देखें जी ये है बिलफर्स एक लीफ, इस लीफ का ये है जी एक मीजोफिल सेल, इस मीजोफिल सेल के अंदर ये है जी क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये है जी क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल को अगर मैं आपको यहां पर बना के दूंगा, बिलफर्स दिस इज द सरफेस ऑफ क्लोरोफिल। इसकी सरफेस को बेटा कहा जाता है जी थैलाकॉइड।
थैलाकॉइड। तो लाइट का इस थैलाकॉइड पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर परफॉर्म होता है बेटा। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होना है, तो लाइट का इस थैलाकॉइड तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपकी बुक बेटा ये कहती है कि प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स की सरफेस पे जो लीफ हैं, जब उन पे सनलाइट फॉल करती है तो वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी में लेकर आ जाते हैं। लेकिन अगर एक प्लांट के ऊपर टोटल 100% सनलाइट फॉल करती है तो प्लांट वो 100% ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसका जस्ट 1% इस्तेमाल करता है। टोटल सनलाइट का 1% प्लांट इस्तेमाल करते हैं। जो रिमेनिंग 99% सनलाइट होती है वो या तो लीफ की सरफेस से आर पार हो जाती है, जिसे हम ट्रांसमिट कहते हैं, या फिर यहां से टकराकर वापस चली जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्ट बैक कहते हैं। लेकिन जो 1% बचेगी प्लांट उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब ये 1% ही प्लांट के लिए बहुत है, इनफ है। जितनी भी प्लांट इस दुनिया के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, उनके लिए सनलाइट का 1% ही मोर देन इनफ होता है बेटा। वो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने प्रोसेस के अंदर, अपने फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के अंदर। अब फिनोमेना में होता क्या है बेटा, सनलाइट का फॉल करना। सनलाइट बनी होती है बेटा 7 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से, वेवगाइड जिसे हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो से लेकर येलो, ऑरेंज, वो सारे कलर्स उसमें आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो कलर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस को एक्सेलरेट नहीं करते बेटा। इनमें से कुछ खास ही कलर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं। उन 7 कलर्स में से जो रेड है, जो रेड कलर है, और उस कलर में जो ब्लू है, ये 2 ऐसे कलर हैं जो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आप घर में एक प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट के इर्द गिर्द आप इस 2 कलर की लाइट अगर यूज करते हैं तो वो प्लांट ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा बनस्बतन इसके जिसे आप सिर्फ व्हाइट लाइट दे रहे हैं। बाकी भी प्रोसेसेस में बाकी लाइट्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रेड एंड ब्लू ये 2 ऐसे कलर्स की लाइट है बेटा जो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके बेटा, एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने सोचना बेटा, वो ये है कि आपने प्लांट्स को लाइट दी है, क्या हो अगर प्लांट उसे एब्जॉर्ब ही ना करे? फिर अगर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी इसका मतलब है कि प्लांट अपनी फूड नहीं बनाएगा। प्लांट अगर फूड नहीं बनाएगा उससे वो फ्रूट नहीं बनाएगा, और अगर फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो एनिमल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी बेटा एक चेन है। इस चेन में अगर किसी भी स्टेप के ऊपर कोई ब्रेकेज आ जाता है, कोई टूट आ जाती है, तो वो पूरे का पूरा जो होने वाला रिएक्शन है वो रुक जाता है बेटा। लाइफ की सर्वाइवल प्लांट के बगैर पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फूड लेने के हवाले से हो, चाहे वो ऑक्सीजन लेने के हवाले से हो, तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अब प्लांट्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पर इस लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही लाइट आएगी हमने फौरन उनसे पकड़ लेना। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं बेटा? उन कंपोनेंट्स में से एक का नाम आपने सुना होगा जी, क्लोरोफिल। ये टर्म वो है जो आपने पहले भी कई बार सुनी है। ये वो टर्म है जो आपने 8th में भी पढ़ी, 9th में मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में भी क्लोरोफिल की टर्म पढ़ी। तो वो क्लोरोफिल क्या है? दरअसल वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज अ पिगमेंट। तो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जिनका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, एंड दैट कंपोनेंट्स आर नोन एज द पिगमेंट्स। आपकी बुक बेटा ये कहती है कि पिगमेंट्स आर एक्चुअली द फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स, आर द पार्ट्स, आर द सब्सटेंस व्हिच कैन एब्जॉर्ब सनलाइट। वो कंपोनेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बने होते हैं बेटा। बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सनलाइट को पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं बेटा, हम उन्हें पिगमेंट्स कहते हैं। पिगमेंट्स प्लांट्स को कलर भी देते हैं, पिगमेंट प्लांट्स की पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, और पिगमेंट जो है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि बेटे चैप्टर नंबर 4 में हमने पिगमेंट्स नाम के ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं बेटा। पहला मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट है,
सेकंड मैंने कहा था क्रोमोप्लास्ट है, और थर्ड मैंने कहा था बेटा ल्यूकोप्लास्ट है। आपको शायद याद हो ये बात। तो हम उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है बेटा। अब ये काम क्या करता है? अब ये जो क्लोरोफिल होता है, जैसे ही सनलाइट आती है उसमें से जो मेन लाइट्स उसे रिक्वायर होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब करता जाता है। सो क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बेटा। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट शो करता है। हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सन से आने वाली जो 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है उसमें से रेड और ब्लू की ही अगर मैं बात करूं तो क्या ये दोनों लाइट सिर्फ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है? क्या कोई और पिगमेंट नहीं है? और अगर वो हैं तो वो किस सीक्वेंस के अंदर पाए जाते हैं? बेटा एक टर्म लिखी गई है बुक में फोटोसिस्टम्स के नाम से। प्लांट्स में जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, मैं अभी टाइप्स की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक मेन बड़ा स्केल दिखा रहा हूं, उस पिक्चर का बड़ा साइड दिखा रहा हूं बेटा, कि प्लांट्स के वो जो सारे पिगमेंट्स होते हैं कितने भी होंगे वो मैं अभी बताता हूं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर क्लस्टर बना लेते हैं और उस क्लस्टर को बेटा हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स दैट इज नोन एज द फोटोसिस्टम्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का इकट्ठा होकर क्लस्टर बनाना, इसी को हम कहते हैं बेटा फोटोसिस्टम्स। अब इस फोटोसिस्टम में कितनी तरह के पिगमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आ गया बेटा क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है दैट इज अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, इसे मेजर पिगमेंट भी कहा जाता है, जो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। अब बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं हम उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एक होता है मेजर पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, अब बाकी के जो पिगमेंट्स हैं हम उन्हें कहते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, और उन एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी आ जाता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, तो कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, ज़ैंथोविन, हाइपोज़ैंथिन, ये सारे के सारे जो मैंने नाम अभी आपके सामने लिए हैं वो सारे के सारे बेटा एक्सेसरी पिगमेंट है, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इकट्ठे होते हैं, फोटोसिस्टम बनता है, सनलाइट फॉल करती है और 1 बाय 1 करके लाइट्स एब्जॉर्ब होती हैं। एक और पॉइंट बेटा आप कंसिडर करें 5 पिगमेंट्स हैं, इमेजिन करें। अब जो लाइट पहले पिगमेंट में एब्जॉर्ब होगी वो दूसरे में नहीं होगी, जो दूसरे में नहीं होगी हो सकता है वो तीसरे में हो जाए, जो तीसरे में नहीं होगी हो सकता है वो फोर्थ में हो जाए। तो ये पांचों अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट 1 एब्जॉर्ब नहीं करता हो सकता है वो 2 करे, 3 करे, 4 या 5 कर ले। तो इस तरह से लाइट की एब्जॉर्प्शन भी डिवाइडेड होती है। यहां पर भी एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर ही है कि काम डिवाइड हुआ है सबके दरमियान, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो बेटा ये हमारे फोटोसिंथेसिस के हवाले से मेन पॉइंट्स कि सनलाइट का आना, फोटोसिंथेसिस का इनिशिएट होना। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का पहला पार्ट लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, उससे ऑक्सीजन बनना और वो बाहर जाना, जिससे एनिमल का उसे इस्तेमाल करना। उसके बाद जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनना उसे डार्क रिएक्शन को दिया जाना, और डार्क रिएक्शन में उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना, वो ग्लूकोज जिसे एनिमल एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा काम कैसे होगा? इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की मदद से ही, जो कि 2 तरह के होते हैं, मेजर भी है और एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लिमिटिंग फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर चीज की बेटा एक लिमिट होती है, इन सेंस के आप अगर उसे वो चीज दे रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आप उस चीज को कम करते हैं वो अपना काम करना बंद कर देती है। अब लिमिट है ना, उसकी बाउंड्री है वो, अगर आप उसको उसकी बाउंड्री के ऊपर रखते हैं तो वो काम ठीक करती रहती है। जैसे ही बाउंड्री से नीचे लेकर आएंगे काम बंद, बाउंड्री से ऊपर लेकर आएंगे काम तेज हो जाएगा। अब ये जो बाउंड्री है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिस्टर्ब करती हैं बेटा, उन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। द टाइप ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं बेटा, ऐसे तमाम फैक्टर्स को बेटा हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी जो रेशो है होने की, अक्रेंस की रेशो जो है उसे बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
वाटर अवेलेबिलिटी है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के और पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से जिनका जिक्र आपकी बुक में किया गया हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहला लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, जैसे कि बेटा अभी आपको प्रीवियस पॉइंट में मैं ये बता चुका हूं कि लाइट का होना फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब लाइट, जैसे ही प्लांट के अंदर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनिशियली लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से बेटा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा रेड और ब्लू लाइट आएगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन ये एक पॉइंट तक होता है। मजीद अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती भी जाती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड फैक्टर आता है बेटा टेम्परेचर का। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी बेटा इनिशियली तौर पर जब इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। बेटा इनिशियली तौर पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बेटा वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब आप मजीद टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, उससे लाइट इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है वो मजीद ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट रहेगा, वो मजीद नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दो फैक्टर्स आपस में इंटरलिंक हैं। टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, लाइट इंटेंसिटी भी, तो फिर बात अलग है। टेम्परेचर अगर खाली इंक्रीज हो रहा है और लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही तो फिर बात डिफरेंट होती है बेटा। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड फैक्टर आ गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम बेटा ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप इस बात को समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के लिए जरूरी है, ये देखें स्टार्ट में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इनिशियली तौर पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, लेकिन आप अगर विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मजीद बढ़ाते जाएं, मजीद इंक्रीज करते जाएं, बाकी दो फैक्टर्स लाइट और टेम्परेचर अगर आप उसे चेंज ना करें, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करें, तो रिएक्शन नेगेटिव शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है बेटा कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो बात यह हुई कि इनिशियली तौर पर रिएक्शन पीक पकड़ लेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से रिएक्शन तेज होगा। जब आप मजीद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, तो रिएक्शन रेट डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा। स्टोमेटा के क्लोज होने से ना ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, ना कोई और चीजें एक्सचेंज होंगी, ना वाटर वेपर्स की इन्वॉल्वमेंट सही होगी, तो रिएक्शन है वो है बंद हो जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है बेटा। तो ये वो तीन लिमिटिंग फैक्टर्स है जो प्लांट के रिएक्शन के अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं बेटा। इनके कम होने से रिएक्शन कम, ज्यादा होने से रिएक्शन ज्यादा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट के ऊपर। तो हमारा आज का जो टॉपिक था बेटा उसमें हमने मुकम्मल फोटोसिंथेसिस के A to Z पॉइंट्स पढ़ लिए। किस तरह से है, कितने फैक्टर्स हैं, क्या चाहिए, कहां से आते हैं और कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न था। हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के पार्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज आवर रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बेटे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसे अच्छी तरह से याद करें बेटे। अल्लाह हाफिज।